हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम वापस आ चुके हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के अगले एपिसोड के साथ। एपिसोड 11 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जब यॉनग्योल अचानक गायब हो गया था। उस वक्त बाकी सब बैंड मेंबर्स की तरह योन्यूल भी उसे हर जगह ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच उसका सामना कुछ गुंडों से हो जाता है, जो एक मासूम हाई स्कूल स्टूडेंट को डरा धमका के उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये सब देखते ही योन्यूल बिना एक पल सोचे उस लड़के के लिए खड़ा हो जाता है। छोटी सी झड़प के बाद वो उन सबको अकेला ही हरा देता है। इस लड़ाई में उसे बस हल्की सी चोट लगती है, लेकिन एक अनजान बच्चे को बचाने के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून साफ नजर आ रहा था। गुंडों में से एक योन्यूल को पहचान लेता है और याद दिलाता है कि उनका बॉस दो जिन बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाला है। उसके लफ्जों से साफ समझ आ रहा था कि वो योन्यूल को कभी माफ नहीं कर पाया। उसकी नजर में योन्यूल एक धोखेबाज था, क्योंकि कभी वो दोजिन का सबसे भरोसेमंद आदमी हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने उस गैंग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद योन्यूल भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां यीचेन एडमिट था। दूसरी तरफ जेल के अंदर बैठा दोजिन अपने सेलमेट्स को अपनी पुरानी कहानी सुना रहा था। उसके शब्दों से महसूस हो रहा था कि सबसे गहरा जख्म उसे दुश्मनों ने नहीं, बल्कि अपने ही किसी करीबी इंसान ने दिया था। वो धोखा आज भी उसके दिल में जिंदा था। फ्लैशबैक अब वापस स्प्रिंग फेस्टिवल से कुछ दिन पहले पर आ जाता है। बैंड वाटरमेलन शुगर अपने नए प्रमोशनल फोटोशूट में बिजी थी। सीक्यू यानी योन्यू पूरी लगन से उनके फोटोज क्लिक करने में मदद कर रही थी, जबकि चुंगा हर मेंबर का कॉस्ट्यूम परफेक्ट दिखने का पूरा ध्यान रख रही थी। ये सब देखते ही योनगेल की नजर पड़ती है कि चुंगा का पूरा फोकस बार बार ईचेन पर ही जा रहा है। इतना देखकर उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी है। वो दिल ही दिल में काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसी बीच योन्यू धीरे धीरे योनग्योल को लेकर पॉजिटिव फील करने लगी है। स्कूल की बाकी लड़कियों को उसके आसपास देखकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो सीधा जाकर योनग्योल का सामना करती है, लेकिन उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो खुद अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रही थी। एक दिन योनग्योल पूल के पास बैठकर वही खाना खा रहा होता है जो स्कूल की लड़कियां उसका हौसला बढ़ाने के लिए छोड़ गई थी। योन्यू प्रिंसिपल से मिली पनिशमेंट को लेकर उसकी थोड़ी सी टांग खींचती है और चुपचाप उसका रिएक्शन देखने लगती है। वो धीरे से उसे एक स्पाइसी डिश थमा देती है और उसका रिएक्शन देखना चाहती है, लेकिन अगले ही पल यॉन उस तीखा खाने को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता। ये देखकर योन्यू हैरान रह जाती है। जब वो खुद उस डिश का टेस्ट करती है, तब उसे एहसास होता है कि उसमें तो सिर्फ नाम मात्रा का ही तीखा था। इसी पल उसकी सारी उम्मीद टूटने लगती है। उसके लिए ये सबूत था कि योनग्योल उसकी माँ का असली प्यार नहीं हो सकता। ये सोचकर वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपने माँ के पहले प्यार के एक कदम भी करीब नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन दूसरे तरफ वो योनग्योल को धीरे धीरे पसंद करने लगी है। वो सोचती है कि मैं यहाँ मेरे माँ के लिए आई थी और मैं खुद पहला प्यार करते बैठी हूँ। दूसरी तरफ माजो बैंड के सभी मेंबर्स को बताता है कि उसने स्प्रिंग फेस्टिवल से पहले रिहर्सल के लिए एक स्टूडियो बुक कर लिया है। साथ ही वो सबको फेस्टिवल के पहले पूरी लिस्ट दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। इसके बाद चॉय यू पूरी बैंड को लेकर एक सेलिब्रेटरी बारबेक्यू पर ले जाता है। उसके चेहरे पर अपने दोस्त के लिए सिर्फ उम्मीद और एक्साइटमेंट थी। दिल से वो बस यही चाहता है कि उनका डेब्यू सक्सेसफुल हो और उनकी मेहनत रंग लाए। खाना खाते वक्त वो माजो की काबिलियत की भी बहुत तारीफ करता है। उसके हिसाब से माजो में इतना टैलेंट था कि एक दिन वो किसी बड़े इंटरनेशनल एजेंसी का मैनेजर भी बन सकता है और दुनिया भर के फेमस आर्टिस्ट के एक्टिविटीज संभाल सकता है। माजो सभी बैंड मेंबर से पूछता है कि उसके इस सपने के बारे में उनकी क्या राय है। सब बिना हिचकिचाहट के उसका हौसला बढ़ाते हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करते हैं। तब यॉनग्योल मुस्कुराते हुए उसे एक आइडिया देता है कि अगर कभी वो अपना कंपनी शुरू करे तो उसका नाम एमजे इनिशियल से होना चाहिए।
माजो के इनिशियल्स MJ काफी फैंसी भी लगते हैं। इसके बाद माजो चोयू से कहता है कि वो उसकी डोंगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने में मदद करेगा। इतना सुनते ही यॉनगल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके दिमाग में अचानक फ्यूचर की वो इंटरव्यू घूमने लगती है जहां डोंगजिन ने माजो के साथ अपनी पुरानी दोस्ती और उस हादसे का जिक्र किया था जिसने उनके बैंड के एक मेंबर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। उसे याद आता है कि डोंगजिन ने साफ बताया था कि यह दर्दनाक इंसिडेंट स्प्रिंग फेस्टिवल से एक दिन पहले रिहर्सल के दौरान हुआ था। साथ ही मास्टर की वो बात भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब उसके दिल में बस एक ही सवाल था, आखिरकार वो यीचेन को इस हादसे को कैसे बचाए। ये सोचकर योनगल तुरंत वहां से निकल पड़ता है और स्कूल के लॉकर रूम तक पहुंच जाता है। वो मास्टर से जवाब मांगने की पूरी कोशिश करता है। उसके दिमाग में सिर्फ वही बात चल रही होती है कि मास्टर ने जिस हेल्पर का जिक्र किया था आखिरकार उसका मतलब था क्या। रात होते ही माजो और बाकी बैंड मेंबर्स अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सब लोग उस रात होने वाली पार्टी की बातें कर रहे थे, लेकिन योन्यूल का ध्यान कहीं और ही था। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। आखिरकार योन्यूल और ये चैन दोनों अलग अलग रास्तों पर निकलते हुए उस रात को यही खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। इसी रात योनगल यीचेन से मिलता है और उसे रिहर्सल में जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि बहस शुरू हो जाती है, लेकिन येचैन का इरादा बिल्कुल नहीं बदलता। उसके हर बात से साफ समझ आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रिहर्सल कभी मिस नहीं करेगा। कोई और रास्ता ना देखकर योनगल सीक्यू के पास जाता है और उससे एक जरूरी मदद मांगता है। योनगल कहता है कि इसकी वजह तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसकी वजह बहुत गहरी है। मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं इसके बदले तुम्हें बहुत बड़ा फेवर करूं। योन्यू एक ही शर्त पर मानती है और उसे प्रॉमिस ले लेती है। उसे पता नहीं चलता कि योनगल किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसकी बेचैनी उसको साफ समझ आती है। अगली सुबह सीक्यू यीचेन को फोन करती है और उसे सियोल से काफी दूर एक सुनसान आइलैंड पर सोलो फोटोशूट के लिए मिलने को कहती है। वो ये सब सिर्फ इसलिए करती है क्योंकि योनगल ने उसे मदद की गुजारिश की थी। जब येचैन सीक्यू को ढूंढते हुए उस दूर के आइलैंड पर पहुंच जाता है, तब दूसरी तरफ सीक्यू यानी योन्यू आराम से स्कूल में बैठी होती है। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, आखिर उसने योनगल की बात इतनी आसानी से मान कैसे ली। शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके लिए वो इतना कुछ क्यों कर रही थी। इस मदद के बदले योन्यू योनगल से एक वादा लेती है। सब कुछ खत्म होने के बाद वो चाहती थी कि योनगल अपना छुपा हुआ सच उसे बताए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अगले शाम उसके साथ मूवी डेट पर चलने की बात भी करती है। योनगल बिना ज्यादा सोचे समझे बातों के लिए हाँ कर देता है और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी बीच चुंगा क्लासरूम में बैठी साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस करते करते उसके ख्यालों में सिर्फ यीचैन ही था। दिल में छुपी अपनी फीलिंग्स को वो साइन लैंग्वेज के जरिए उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उस जज्बातों को लफ्जों या इशारों में बदलना उसके लिए उतना ही मुश्किल था। इसी बीच योन्यू चुंगा के सामने आ जाती है और दोनों के बीच स्प्रिंग फेस्टिवल को लेकर बात शुरू हो जाती है। बातों ही बातों में योन्यू से पूछ लेती है कि अमेरिका जाने से पहले सीक्यू किस लड़के को पसंद करती थी। चुंगा एक पल के लिए रुकती है और सच छुपा लेती है। योन्यू पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ कौन अच्छा लगता है। तब वो जानबूझकर योनगल का नाम ले लेती है, जैसे उसके दिल की असली बात को वो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती हो। उसे डर होता है कि अगर यीचेन उसके साथ रहे तो यह अपना पहला प्यार खो देगी। उधर आइलैंड पर योनगल आखिरकार यीचेन से मिलता है और एक बार फिर उसे रिहर्सल में जाने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा, वो कहता है कि सीक्यू से मैंने ही कहा था कि तुम्हें यहाँ रोक कर रखे। तुम्हें क्या लगता है
यहाँ जल्दी तुम्हें शिप नहीं मिलने वाली और इसी के साथ तुम आज रिहर्सल नहीं कर पाओगे। यीचन उसकी बात नहीं मानता। वो जबरदस्ती जाने की जिद कर लेता है। वो यॉनग्योल को दोषी मानने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा करते क्यों हो? तुम्हारी लाइफ एक नॉवेल जैसे क्यों चलती है? तुम जो बोलते हो उसका कुछ मतलब भी नहीं निकलता। यॉनग्योल के पास आखिरकार कोई रास्ता नहीं बचता और वो सच बता देता है जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बोल पाएगा। वो कह देता है कि मैं फ्यूचर से आया हूं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? वो कहता है कि मेरे मम्मी पापा दोनों कहे और सुन नहीं सकते, लेकिन अभी मेरे पास चांस है कि अभी मैं ये एक्सीडेंट रोकूं। मुझे पता नहीं कैसे, बस मैं ये सब रोक देना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? हर बार उम्मीद से भरे चेहरे में इस दिन कुछ अलग सा हेल्पलेसनेस महसूस हो रहा था। उसके शब्दों में साफ महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ एक बेटा बनकर अपने पिता को बचाना चाहता था। वो बता देता है कि वो फ्यूचर से आया है और यीचेन का अपना बेटा है जो उसकी जिंदगी और अपनी किस्मत दोनों बदलने के लिए यहाँ तक पहुंचाया है। अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकालते हुए योनग्योल बताता है कि उसने हमेशा एक ऐसी तन्हाई महसूस की है जैसे कोई इंसान किसी सुनसान आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया गया हो। लेकिन यीचेन के लिए यह सब मानना बहुत मुश्किल था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रहा था। वो वहां से जाने लगता है। तभी योनग्योल एक ऐसा कदम उठा लेता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सीधे क्लिफ से समुंदर में छलांग लगा देता है। ये देखते ही यीचेन बिना अपनी जान की परवाह किए उसके पीछे पानी में कूद जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। ये पल बिल्कुल उसी फ्लैशबैक की तरह था जिस फ्लैशबैक में छोटे से योनग्योल को उसके डैड ने बचाया था। ये बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि पास्ट और प्रेजेंट को कैसे एक साथ हम फील कर सकते हैं। ईचन समझ नहीं पा रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन योनग्योल के फीलिंग्स में इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना जेन्युइननेस होता है कि ईचन उसे झुठला नहीं सकता। दूसरी तरफ रिहर्सल हॉल में बाकी बैंड मेंबर्स योनग्योल और यीचेन का इंतजार करते करते थक चुके थे। तभी माजो उन्हें बताने के लिए हॉल में पहुंचता है कि दोनों रिहर्सल में नहीं आ पाएंगे। लेकिन उसी वक्त स्टेज की फोकस लाइट अचानक झूल उठती है। ये देखकर माजो, योन्युल, सीबम और सीगुब सब एकदम हैरान रह जाते हैं। आइलैंड पर ये चैन योनग्योल को बताता है कि उसने माजो को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो दोनों रिहर्सल अटेंड नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही योनग्योल के अंदर दबा हुआ हर इमोशन बाहर आ जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधे यीचेन को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ता है। यीचेन बिना कुछ समझे सिर्फ उसे संभालता रहता है। उस पल उसके अंदर सिर्फ एक ही एहसास था। सामने खड़ा लड़का सच में बहुत गहरे दर्द से गुजर रहा था। वापस लौटते वक्त यीचेन के दिमाग में बार बार योनग्योल की फ्यूचर वाली बातें गूंज रही थी। दिल मानना चाहता था, लेकिन दिमाग हर बात पर सवाल उठा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि योनग्योल किस सच की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन उसे उतना तो पता है कि योनग्योल ने कभी उसका बुरा नहीं किया। बोर्डिंग हाउस पहुंचकर योनग्योल उस रात वहीं रुकने की परमिशन मांगता है और बदले में यीचेन को अपना गिटार ट्रिक सिखाने का वादा करता है। लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि उसने सीक्यू यानी योन्यू से मिलने का प्रॉमिस किया था। ये याद आते ही वो यीचेन को घर के बाहर छोड़कर जल्दी से सीक्यू के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। अंदर बोर्डिंग हाउस में ग्रैंडमा यीचेन को स्कूल के वॉचमैन के लिए डम्पलिंग्स देकर आने को कहती है। बोर्डिंग हाउस में मौजूद बाकी बैंड मेंबर्स भी यीचेन के साथ आ जाते हैं। सब मिलकर स्कूल के वॉचमैन को मना लेते हैं और किसी तरह प्रैक्टिस हॉल की चाबी हासिल कर लेते हैं ताकि फेस्टिवल से पहले एक आखिरी रिहर्सल कर सके। दूसरे तरफ दोजिन को पता चल जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया। गुस्से से भरा हुआ वो उसी स्टूडेंट को बुरी तरह पीटने लगता है क्योंकि वो योन्यूल को चोट पहुंचाने में नाकाम रहा था। यही एक फ्लैशबैक सामने आता है। पता चलता है जिस लड़के को योन्यूल ने बचाया था
उसी को दोजिन ने धमकाकर प्रैक्टिस हॉल की फोकस लाइट ढीली करने के लिए मजबूर किया था, ताकि रिहर्सल के दौरान वो सीधे योनयुल पर गिरे और उसे गंभीर चोट लगे। इसी वक्त योनग्योल और योन्यू सिनेमा हॉल में होते हैं। योन्यू उसके लिए नए कपड़े खरीदती है ताकि वो उन्हें पहनकर मूवी देख सके। कपड़े देखकर वो मजाक में कहती है कि योनग्योल बिल्कुल स्क्विड गेम की किसी कैरेक्टर जैसा लग रहा है। ये बात सुनकर योनग्योल एक पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या 1995 में भी लोग ऐसा मजाक करते थे? क्या उस वक्त स्क्विड गेम आया था? उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कमेंट आखिर था क्या। तभी अचानक माजो का अर्जेंट मैसेज उसके फोन पर आ जाता है। मैसेज से साफ पता चलता है कि सब लोग शो से पहले रिहर्सल शुरू कर चुके हैं। इतना पढ़ते ही योनग्योल बिना योन्यू को कुछ बताए थिएटर से भाग पड़ता है और सीधा प्रैक्टिस हॉल की तरफ दौड़ने लगता है। उसी वक्त दोजिन अपने गुंडों के साथ रिहर्सल हॉल पहुंच जाता है। उसके इरादे साफ थे और वो योन्यूल को सबक सिखाकर ही रहेगा। योन्यूल उसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता है कि उसके दोस्तों को इन सब से दूर रखा जाए। मारना ही है तो मुझे मारो, वो कहता है, लेकिन गुंडों को किसी की परवाह नहीं होती। अगले ही पल वो सभी लड़कों को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। यीचेन अपने दोस्तों को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। वो पूरी हिम्मत से योन्यूल और बाकी सबको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने मौजूद गुंडे उन पर भारी पड़ जाते हैं। और इसी बीच प्रैक्टिस हॉल के तरफ भागते हुए योनग्योल के साथ एक खौफनाक हादसा हो जाता है। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो सड़क पर गिर जाता है। प्रैक्टिस हॉल में दोजिन अपना सारा गुस्सा यीचेन पर निकालने लगता है। वो उस पर एक केन से जोर वार करता है। चोट इतनी गहरी होती है कि यीचेन के आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है। होश खोने से पहले उसके दिमाग में अचानक योनग्योल की वो बात गूंज उठती है, जिसमें उसने रिहर्सल के दौरान होने वाले हादसे की पहले ही वार्निंग दी थी। अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद योनग्योल सच बोल रहा था, लेकिन दोजिन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो दोबारा यीचेन पर वार करने ही वाला होता है कि उसी पल यॉन पहुंच जाता है। बिना एक पल गवाए वो सीधे दोजिन से भिड़ जाता है और उसे जोरदार जवाब देता है। तभी वही स्टूडेंट भागते हुए अंदर आता है और घबराहट में बताता है कि पुलिस बाहर पहुंच चुकी है। ये सुनते ही दोजिन और उसके सारे गुंडे वहां से भाग निकलते हैं। एपिसोड के आखिरी पल में योनग्योल पूरी तरह टूट चुका है। वो बार बार यीचेन को आवाज लगाता है, बस ये यकीन करने के लिए कि इतनी बुरी मार के बाद भी क्या वो उसकी आवाज सुन पा रहा है या नहीं। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही डर था, कहीं उसके पिता की जिंदगी फिर से उसकी आंखों के सामने ना बदल जाए। अभी शो की सिर्फ 5 एपिसोड्स बचे हैं और इसी वजह से सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या यीचेन और चुंगा वाकई एक दूसरे के हो पाएंगे या उनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। इतनी सारी उलझनों के बाद उनका फ्यूचर अब पहले से भी ज्यादा अनसर्टेन लगने लगा है। साथ ही योनग्योल और योन्यू के बीच बढ़ती नजदीकियां भी कहानी को एक नए मोड़ पर ले आई हैं। लेकिन एक बात अभी भी सबसे ज्यादा उलझन पैदा कर देती है। योन्यू असल में योन हो की गर्लफ्रेंड ही लगती है। अगर 2023 में योन्यू और योन हो का ब्रेकअप हो चुका हो तो शायद ये सब कुछ समझना थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब योनग्योल और योन्यू फ्यूचर में एक कपल बनकर लौटेंगे तो उनका सामना उसी फ्यूचर के सच्चाई से कैसे होगा। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि इमोशंस और वक्त के बीच चल रही एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जिसका अंजाम किसी भी कैरेक्टर का दिल तोड़ सकता है। और शायद इसी वजह से आने वाले एपिसोड्स इस कहानी के सबसे इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग पल लेकर आने वाले हैं। अगर हम योन्यू की बात करें तो बीच डेट में ऐसे भाग जाना योनग्योल को शोभा नहीं देता, लेकिन अगर हम योनग्योल के साइड देखें तो किसी के लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट खुद की डेट नहीं हो सकती। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।